फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईसी कमेटी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसी कमेटी क्या होती है, कैसे फॉर्म की जाती है, उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और वो कंप्लेंट को कैसे हैंडल करते हैं। तो चलते हैं आगे वीडियो में। आपको मैं बताती हूँ कि आईसी कमेटी एज पर मैंडेटरी लॉ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब 10 एम्प्लॉय काम करते हैं तो एम्प्लॉयर को फॉर्म करनी पड़ती है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बीइंग ए पॉस्ट कंसल्टेंट कि मैम हमारी कंपनी में तो कोई फीमेल ही नहीं है, हम क्यों बनाएं। पर डियर फ्रेंड्स, आपकी कंपनी में कोई मेल काम करे या फीमेल जेंडर काम करे, लेकिन एज पर लॉ जब 10 एम्प्लॉय हो जाते हैं तो आपके एम्प्लॉयर को, ऑर्गेनाइजेशन को आईसी कमेटी को फॉर्म करना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं आगे ये जानने के लिए कि आईसी कमेटी फॉर्म कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आईसी कमेटी के अंदर इसमें 4 मेंबर्स का होना मैंडेटरी है। वो 4 मेंबर्स कौन कौन है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 4 मेंबर्स की। तो जो पहले मेंबर होते हैं वो आपके कमेटी के प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन होते हैं। इनका नॉमिनेशन मैनेजमेंट से होता है, राइट। और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले ये है कि इनका फीमेल होना ज़रूरी है, यानी कि एक फीमेल ही इस आपके प्रिजाइडिंग और चेयरमैन पद पे नियुक्त हो सकती है, अपॉइंट कर सकते हैं। सेकंड, देयर आर 2 मोर पर्सन्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो पर्सन मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो या तो लीगल बैकग्राउंड से हो, या आपके एमएसडब्ल्यू हो, या विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम से काम करते हो। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बहुत हटके है। दैट मीन्स शी शुड बी मैच्योर इनफ। अब वो मैच्योरिटी नंबर ऑफ इयर्स की सर्विस से नहीं आती है, वो मैच्योरिटी आती है कि आप कितने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इस सब्जेक्ट में, राइट। और आपका बैकग्राउंड जो है वो क्या है। दैट मीन्स कि आप एक फीमेल को कितना समझते हैं, क्या आप उसके साथ एम्पैथी एटीट्यूड रख सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया होता है ये आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए मेनली रहता है। अब एक कंडीशन आती है कि बहुत सारे कंपनी में मैनेजमेंट कहती है कि मैम हमारे पास तो कोई फीमेल है ही नहीं, तो हम किसको नॉमिनेट करें एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई सिस्टर कंसर्न है, ब्रांच है, तो वहाँ से किसी फीमेल कैंडिडेट को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी आती है कि अगर मानते हैं आपकी कंपनी की कोई ब्रांच नहीं है, तब क्या, तब आप अपनी प्रेजेंट एम्प्लॉय की किसी भी फीमेल कैंडिडेट, फैमिली में भी वाइफ, डॉटर और ए मदर, राइट, जो इस बैकग्राउंड से है, जो इस एक्सपर्टीज में है, उसको आप नॉमिनेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए भी सेम रहेगा, बट उनका क्या है कि एक मैंडेटरी हो जाता है कि जो भी आपकी मीटिंग्स होंगी वो उनको मैंडेटरी जो है टाइम टू टाइम अटेंड करनी पड़ेंगी, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज वन वे ऑफ नॉमिनेशन ऑफ दीज 3 कैंडिडेट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो 4th मेंबर है वो 4th मेंबर एक्सटर्नल मेंबर होता है। एक्सटर्नल का मतलब है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन से दूर तक कोई उसका कंसर्न नहीं होता, राइट, वो बाहर से नॉमिनेट होता है। अब वो कोई लीगल बैकग्राउंड का हो सकता है, या कोई हमारी तरह ट्रेनर हो सकता है, या वो किसी एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। इस तरीके का एक्सपीरियंस उसका होना जरूरी है। तो ये 4 मेंबर्स हो गए हमारे, पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर और चेयरमैन, दूसरे 2 अदर मेंबर्स, थर्ड इज आपका जो है वो है लीगल बैकग्राउंड से रिलेटेड या एक्सपर्ट सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सटर्नल मेंबर। तो ये 4 मेंबर्स मिनिमम होने जरूरी हैं। हम और मेंबर भी ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि क्या होता है
बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कई बारी टूर पे रहते हैं या कहीं और मीटिंग में बिजी हैं, तो वो बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाते हैं इस तरीके से आईसी की। तो हम हमेशा 2 या 3 मेंबर को एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो टोटलिटी में 50% ऑफ मेंबर्स इन द आईसी शुड बी द फीमेल कैंडिडेट। तो ये हमारी फॉर्मेशन हुई आईसी कमेटी की, जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और क्या क्या सोल्यूशन है। अब हम चलते हैं कि एक आईसी मेंबर की या इस कमेटी की कौन सी ऐसी मेजर जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये कमेटी बनी है विमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए एट वर्क प्लेस, तो वो तो मैंडेटरी है ही है। इसके अलावा कंपनी के अंदर जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम देना, पॉश अवेयरनेस प्रोग्राम टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को देना, वर्क कल्चर को मेंटेन करना, पॉजिटिव वर्क कल्चर को देखना, और इस तरीके के एचआर के साथ मिलके एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना या कंडक्ट करवाना, जिससे कि एक कंपनी के अंदर एक फीमेल जो है उस रिस्पेक्टफुल हो, उसकी डिग्निटी हो और वो सेफ फील करे अपने आप को। तो ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसी मेंबर की रहती है। अब बात आती है कंप्लेन हैंडल करने की। तो कंप्लेन हैंडल करने से पहले मैं आपको 2 या 3 चीज़ें बताती हूँ। ये है कि डेफिनेशन क्या है। तो पहली डेफिनेशन है एग्रीड वीमेन। एग्रीड वीमेन कौन सी होती है? जो कंप्लेन को लॉन्च करती है, यानी कि हम उसको कंप्लेनेंट भी बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में। दूसरा है रिस्पोंडेंट। अब रिस्पोंडेंट कैन बी द कल्प्रिट, राइट, यानी कि जिसके अगेंस्ट फीमेल ने कंप्लेन लॉन्चिंग की है आईसी के अंदर। थर्ड हमारे जो रहते हैं वो रहते हैं विटनेसेस। विटनेसेस दोनों पार्टीज में से किसी के भी हो सकते हैं। कंप्लेनेंट के भी विटनेस देखती है आईसी और रिस्पोंडेंट के भी विटनेसेस देखती है। तो ये आपका जो स्टार्टिंग का रहता है कि हाँ जी इतने कंप्लेन को कैसे कैसे हमने हैंडल करना है, वो स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अब एक कंप्लेनेंट आती है आईसी कमेटी के अंदर कंप्लेन लॉन्च करने के लिए, तो आईसी मेंबर उससे आप क्वेश्चन नेचुरली पूछेगा इस स्टार्टिंग में कि ये कब हुआ आपके साथ, राइट। तो कंप्लेन लॉन्च करने का एज पर लॉ एक टाइम लिमिट है। वो टाइम लिमिट है 90 डेज टू द कंप्लेनेंट। क्यों 90 डेज देती है? क्योंकि कई बारी कंप्लेनेंट है वो फियरफुल होती है, स्ट्रेस्ड होती है, या किसी मेंटल टेंशन के अंदर साइकेट्रिस्ट की ले सकती है, कोई भी हेल्प ले सकती है। तो क्या होता है कि उसको ये स्टेप उठाने के लिए करेज भी चाहिए। हर कोई इतना करेजियस नहीं होता है। तो जिस डेट से वो इंसिडेंट अकर हुआ है उस डेट से आपके कंप्लेन लॉन्च करने के कम से कम 90 डेज होने चाहिए, यानी कि उस 90 डेज के अंदर वो कभी भी कंप्लेन को लॉन्च इन कर सकती है आईसी कमेटी के अंदर। अब सपोज करो एक कंडीशन ये आती है कि जो कंप्लेनेंट है इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो खुद चल के आए और कंप्लेन को लॉग करे, आईसी से बात करे। तो इस केस में उसके कोई भी कुलीग, उसके कोई सीनियर, उसके फ्रेंड, उसकी फैमिली या डॉक्टर, जिससे कि वो इस केस के अंदर कोई स्ट्रेस की या कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रही होती है, तो लॉ ने ये प्रोविज़न दिया है कि अगर कंप्लेनेंट खुद नहीं आती है तो ये लोग उसकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आईसी के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। अब कंप्लेंट आने के बाद कई बार ये होता है कि जैसे ये आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया है, लॉ ने दिया है, राइट। कभी कभी कंप्लेंट इतनी सीवियर होती है कि एक कंप्लेनेंट को या उसकी फैमिली को आगे आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आईसी के पास एक ये राइट है, राइट, कि वो कभी भी उस कंप्लेंट को ले सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी कंप्लेंट की सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। तो ये राइट है आईसी के पास कि वो बाद में भी आफ्टर 3 मंथ्स भी उस कंप्लेंट को रिसीव कर सकती है। तो अब कंप्लेंट आ गई आईसी के पास जो बात करती है और वो जज करती है कि सीवियरिटी कितनी है इस कंप्लेंट की। अगर सीवियरिटी ज़्यादा नहीं होती है, एक जनरल कंप्लेंट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो कंप्लेनेंट से बात करके वो उनको अप्रोच करते हैं, बताते हैं प्रोसीजर को कि वी कैन गो थ्रू द
कंसिलिएशन प्रोसीजर। तो ये कंसिलिएशन प्रोसीजर जो रहता है वो बहुत है तो फॉर्मल ही, राइट, मतलब कि प्रोसेस के अंदर हम फॉर्मल करते हैं, बट एक्चुअल में ये इनफॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों पार्टीज को सामने बिठाते हैं और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं बात करके, राइट। क्योंकि कई बार होता है कि छोटी छोटी गलत फहमियाँ भी बड़ी कंप्लेंट के रूप ले लेती हैं। तो प्रोसेस लीगल होता है, फॉर्मल होता है, लेकिन इसकी कंप्लेंट को हम इनफॉर्मल मेथड बोलते हैं। इस इनफॉर्मल मेथड के अंदर आईसी दोनों पक्ष को सुनती है और उसके एंड में वो जो भी एविडेंस देखती है, बातचीत करती है, लेकिन हम इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में नहीं जाते हैं और दोनों पार्टीज को समझा देती है। और कभी कभी इसमें हमें रिस्पोंडेंट को कोई पेनल्टी भी देनी पड़ती है, जैसे कि अपॉलॉजी लेटर हो गया या सस्पेंशन फॉर फ्यू डेज हो गया, या मॉनेटरी तो नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि जो इंटरिम रिलीफ है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल मेथड के अंदर कमेटी दे सकती है, ये लॉ की तरफ से है। तो इस तरीके की पेनल्टीज वगैरह हम लगा के रिकमेंडेशन एज पर जो सेम प्रोसीजर हमारा फॉर्मल में होता है, मेथड हैंडल करने में होता है, यानी कि रिकॉर्डिंग भी होगी, एविडेंस भी देखेंगे, सब कुछ होगा और रिकमेंडेशन भी बनेगी एट द एंड ऑफ। अब वो रिकमेंडेशन मैंने बताया टर्मिनेशन भी हो सकती है, पेनल्टी भी हो सकती है, और हम कभी कभी बिहेवियर के लिए रिस्पोंडेंट को एक साइकोलॉजिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे उसको अंडर साइकेट्रिस्ट जो है वो इमोशनल गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इस तरीके का प्रोविजन हम लोग करते हैं। अब ये रिकमेंडेशन जब एम्प्लॉयर के पास जाती है तो ये उसको मानना होता है और एचआर डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अब सेकेंड बात आ जाती है कि सीवियरिटी ज़्यादा है तो आईसी मेंबर गाइड करती है कंप्लेनेंट को कि वी मस्ट गो फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, राइट। दैट मीन्स कुछ भी एलोपिंग केस हो गया या कि इस तरीके के केस हो गए जो कि मेजर जिसमें थ्रेटनिंग वगैरह रहती है, तो इस केस में आईसी जो है वो इसको फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में दोनों पक्ष के विटनेसेस को सुनती है और एविडेंस एंड प्रूफ को कलेक्ट करती है, और लास्टली जब भी कमेटी के सारे मेंबर सारे प्रोसीजर्स को कर लेते हैं तो फाइनल डिसीजन जिसको हम रिकमेंडेशन है उस पर पहुंचते हैं, राइट। अब ये रिकमेंडेशन जो है आपके एम्प्लॉयर को रिटर्न में जाता है कि फाइनली कंप्लेंट इज क्लोज्ड एंड दिस इज अ रिकमेंडेशन बाय आईसी। अब वो रिकमेंडेशन कोई भी हो सकती है, मे बी टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है या कोई और पेनल्टी हो सकती है, जो कि अब ये रिकमेंडेशन किसी भी एम्प्लॉयर को बाइंडिंग होगी, फाइनल डिसीजन होगा। बट यहाँ पे एक प्रोविजन ये है कि एट एनी टाइम अगर दोनों पार्टीज में से कंप्लेनेंट और आपके रिस्पोंडेंट दोनों में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो लॉ में यानी कि कोर्ट पे जाके अप्लाई कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से हम फाइनली अपनी कंप्लेंट को क्लोज करते हैं, राइट। अब जब कंप्लेंट क्लोज हो जाती है तो आपकी ड्यूटी एज एन आईसी मेंबर ओवर हो जाती है, बट यू हैव टू सी टू इट कि दैट needs to be implemented by the employer, that mean because it is binding, तो उनको within that time period जो है उसको complaint को उस recommendation को follow करना है। अब एक यहाँ पे और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि जो आईसी की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, ईयर एंड में आईसी को अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में रिपोर्ट भेजनी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर डॉक्यूमेंट में। रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें होता है कि कितने केसेस आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर 0 आए तो उनको मेंशन करना पड़ता है नील, राइट। अगर आए तो कितने आए और कितनों की रिकमेंडेशन दे चुकी है और कितने पेंडिंग है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस रिपोर्टिंग सिस्टम में होती है जो आईसी को देनी होती है। अब हम जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है कि
टाइम टू टाइम, जैसे मैंने बोला कि हम लोगों को अपनी कंपनी के अंदर मॉनिटरिंग करनी है, रिव्यू करना है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था एक कमेटी के बारे में, पॉश कमेटी कैसे बनती है, क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरीके के जिम्मेदारियों को या कंप्लेंट को वो हैंडल करती है, और फाइनली रिकमेंडेशन देकर जो कंप्लेनेंट है उसको जस्टिस देती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, राइट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से आपको पूरे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। फिर भी कुछ रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।